जब आप पॉपकॉर्न खाने जाएंगे तो उसके टेस्ट से ज़्यादा शायद जीएसटी की याद आएगी। सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचने जाएंगे तो जीएसटी का डर सताएगा। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन मुद्दों को लेकर जो फैसला हुआ और जिस स्वरूप में लोगों तक इन फैसलों की जानकारी पहुंचाई गई, उसने एक जीएसटी विरोधी लहर सी पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं वो भी बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से। ऐसा लगने लगा है कि जीएसटी को हम गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने चले थे, लेकिन शायद ये गब्बर सिंह टैक्स बन गया है। लेकिन ये क्या परसेप्शन जीएसटी को लेकर धारणा सही है? जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम क्यों नहीं देखते कि जीएसटी से पहले क्या हाल था। राज्यों में अलग अलग 495 तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती थी, जो अब सिमट कर महज 12 रह गई। जब हम जीएसटी की आलोचना करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कई सारे प्रोडक्ट गैर ब्रांडेड फूड आइटम हो गए, कई लाइफ सेविंग दवाएं हो गई, इन सब पर पहले टैक्स लगता था, अब कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर भी सवाल उठता है कि जब जीएसटी से हमें इतनी सारी अच्छाइयाँ मिली हैं तो फिर समय समय पर जीएसटी को लेकर विलेन के तौर पर इसे क्यों पेश किया जाता है? ये परसेप्शन क्यों बन रहा है? क्या हमने उम्मीदें ज़्यादा पाल रखी हैं? क्या हम जीएसटी से जुड़े फैसलों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं? या फिर क्या हम जीएसटी को लेकर बेहद सरल बनाने की कोशिश में इसे कई बार जटिल बना देते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बाईस दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पॉपकॉर्न पर जीएसटी के 3 रेट सोशल मीडिया मीम्स में छा गए हैं। यही नहीं, पूर्व सीईए केवी सुब्रमण्यन और पूर्व सीईए अरविंद सुब्रमण्यन ने भी इस फैसले को जटिलता बढ़ाने वाला, ब्यूरोक्रेट्स के लिए मुफीद और आम नागरिक की दिक्कत बढ़ाने वाले कदम बताया है। जीएसटी काउंसिल ने अनपैकेज्ड अनब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 5%, ब्रांडेड पैक्ड पॉपकॉर्न पर 12% और अब कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाई है। मीम्स के बहाने कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा है। जीएसटी चोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड से लेकर सिस्टमिक समस्याओं और कंप्लायंस की दिक्कतें भी गिनाई है। साथ ही सरकार को चुनौती दी है कि क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसमें पूरी तरह से बदलाव लाने और जीएसटी 2.0 शुरू करने की हिम्मत दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट कर रही है जीएसटी के नाम पर। नमकीन पॉपकॉर्न ये जीएसटी लगेगा, उसमें आप मीठा मिला देंगे तो ये जीएसटी लगेगा। आज की डेट में आने वाले समय में निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी अगर रह गई सत्ता में तो आपके सांस पर भी ये जीएसटी लगा देगी, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं आम जनता से लूट की छूट चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया और मीम्स में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर चल रही चर्चा पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न में एडेड शुगर है, इसलिए इस पर पर्याप्त चर्चा के बाद एरेटेड ड्रिंक्स की जैसी चीजों की कैटेगरी में इसे रखा गया है। कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली। अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सवाल सिर्फ पॉपकॉर्न पर जीएसटी का नहीं है। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते रहे हैं। सवाल यह है कि जीएसटी को विलन की तरह क्यों पेश किया जाता है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स बताया था और कहा था कि इससे टैक्स सिस्टम करप्शन फ्री होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा बल्कि बिजनेस करने का तरीका भी बदल जाएगा, अंतिम फायदा कंज्यूमर को होगा और घरेलू इकोनॉमी से लेकर निर्यात तक को
जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सवाल यह है कि 7 साल में जीएसटी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाया है। क्या अभी भी जीएसटी एक जटिल सिस्टम है जिसमें कई खामियां भी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जीएसटी को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो यही सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ कई सारे मेहमान इस शो में जुड़ रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, जो कि जीएसटी को काफ़ी करीब से समझते भी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत जी हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और टैक्स के मामलों पर पैनी नज़र भी रखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य साहब हैं। KCC ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली जी हैं, जो हमारे टैक्स गुरु भी हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आपके पास जाऊंगा। इस जीएसटी काउंसिल की बैठक के पॉपकॉर्न के बहाने जिस तरीके के जीएसटी विरोधी लहर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको लगता है कि ये इसको अवॉइड किया जा सकता था? देखिए, एक चीज है कि एक तो जो जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझे बगैर जब कोई लोग चर्चा करते हैं तो वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नॉन प्रोफेशनल लोग जब चर्चा करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर की बात में क्लैरिफिकेशन क्वेरी के ऊपर ये सारी चर्चा हुई। ठीक है, इसमें कुछ एस्पेक्ट हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है। पहले भी हमने सोचा इस तरह की कुछ चीज़ों पे चर्चा हो जाती है जीएसटी के ऊपर। तो एक देखिए, जीएसटी इज एंड प्रोडक्ट टैक्सेशन, टैक्स लगता है एंड प्रोडक्ट के ऊपर। अब एंड प्रोडक्ट पे सब पे तो एक टैक्स है नहीं, हमारे पास 4 स्लैब्स हैं जिसके अंदर एंड प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगते हैं। तो जब एंड प्रोडक्ट पे डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं, तो वह एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक स्टील कोई बनाता है, उसके ऊपर उसने कोई ने कार बना दी, किसी ने उस पे फर्नीचर बना दिया, तो दोनों पे अलग जीएसटी रेट हो जाएगा और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। उसी को एक पॉपकॉर्न के ऊपर जिस तरह की बात आ रही है, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन यानी थोड़ी सी जो स्थिति है वो असहज हो जाती है। लेकिन उसके अंतर्गत इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि ओवरऑल जीएसटी के अंतर्गत मैं तो हजारों लोगों से मिडिल बिजनेस वाले, एमएसएमई और इन सब से मिल रहा हूँ। उनका जीवन जीएसटी के अंतर्गत पूरे इकोसिस्टम में बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है, आसान हो गया है। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं दौड़ना नहीं है। 13 से लग के 14 टैक्सेस अलग अलग लगते थे, सबका अलग अलग रिटर्न फाइल करो, ये करो वो करो। उस सब कॉम्प्लिकेशन से बढ़ गए। एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग है, असेसमेंट है, रिफंड उनके बैंक अकाउंट में हो रहा है। हाँ, ये एंड प्रोडक्ट टैक्सेशन है, तो इसके कारण एंड प्रोडक्ट के कारण ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन ये कोई रूल चेंज नहीं किया है, उस रूल का इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्लैरिफिकेशन है, पहली बात। दूसरी बात, यह भी मैंने एंड प्रोडक्ट की भी बात कर दी। तीसरी बात है कि जीएसटी काउंसिल इन चीज़ों को डिसीजन लेता है, जिसमें ये फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर नहीं डिसाइड करता हर चीज़। सेंटर भी एक उसका एक पार्ट है जहाँ पे डिस्कशन होते हैं और स्टेट अपनी बात करते हैं। उनके अलग अलग सबकी ऑब्लिगेशन ऑप्शंस हैं, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उनके अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज है, उसके हिसाब से वो डिस्कशन करते हैं और उसके बाद से कॉमनली डिस्कशन लेके सजेशन आता है। फिटमेंट कमेटी उसके क्लैरिफिकेशन देती है। क्लैरिफिकेशन बाद में भी चेंज हो सकते हैं, कोई रूल के हिसाब से नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें जीएसटी को व्यापक तरीके से देखना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, टैक्स कंप्लायंट, लो रेट ऑफ टैक्सेशन के बाद भी सेंटर के पास रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप में उनके पास लोगों के पास आम आदमी को लो टैक्स लग रहा है, क्योंकि फूड आइटम, असेंशियल आइटम में 0 और 5% और टैक्सेशन है, कुछ आइटम्स में 18% है। तो इन चीजों को देखना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आज के माध्यम से, आपका बिजनेस चैनल है, कहना चाहता हूं। एमएसएमई, स्मॉल बिजनेसेस, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी के बाद इनके पास क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट इवैल्यूएशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सरकार ने वर्चुअल असेसमेंट और जीएसटी के डेटा कलेक्शन को
एसिमुलेट करते हुए उसकी डेटा शेयरिंग के साथ बैंकों को कहा है कि आप इस डेटा को लेके उनकी क्रेडिट इवैल्यूएशन करिए, और ये कितना बड़ा उनके लिए सहूलियत है, यह चीज को आप भूल रहे हैं। तो ये जो ट्रिविलाइज करते हैं ना इकोनॉमिक डिस्कशन को, यह जो जितना देश का नुकसान कर रहे हैं, ये जो क्रोनी सोशलिज्म के नाम पे हमारे देश में कुछ लोग, अपोजिशन खासकर जो बढ़ गई है, यह देश का नुकसान कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान करने का काम करते हैं। अब ये जानबूझ के करते हैं, इनकी बेवकूफी के कारण करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। किसी भी प्रोफेशनल आदमी से पूछेंगे। लेकिन इसमें अग्रवाल साहब, गोपाल कृष्ण जी, मैं आपकी बातों को लेके मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, लेकिन अपोजिशन की बात आपने की, अपोजिशन के आड़े हाथों लिया आपने, लेकिन सरकार में ही, वित्त मंत्रालय में ही रह चुके मुख्य आर्थिक सलाहकार जो आपके सरकार के कार्यकाल में ही थे, अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि ये एक नेशनल ट्रेजेडी है। केवी सुब्रमण्यम कहते हैं, जो आमतौर पे सरकार की पॉलिसी की प्रशंसा भी करते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि चीज़ों को बनाने में नौकरशाही को बड़ा आनंद मिलता है जबकि जनता पिसती रहती है। तो यहाँ तो स्थिति यह है कि अपने ही लोग आलोचना करने पर उतारू हैं, तो कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी। नहीं नहीं, सच्चाई तो है ही। अगर मुझसे भी कहेंगे तो ये एक स्थिति थोड़ी सी असामान्य है कि पॉपकॉर्न के ऊपर आप, असामान्य है, हाँ असामान्य है, इसलिए उन्होंने कहा। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ये इसके कारण जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बन गया, गुड एंड वो सिंपल टैक्स नहीं रहा, लोगों को उसके फायदे खत्म हो गए, सरकार को जो हाई टैक्स मिल गया, मतलब पूरे जो कहते हैं ना थ्रो इफ, समझ गए, पूरे जीएसटी को कंसेप्ट के तौर पे उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जटिलताएं हैं। नहीं नहीं, सुनिए, केवल कंसेप्ट भी नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो इफेक्ट है, एफिशिएंसी है, इफेक्ट है, उन सबको कंसीडर करिए। और ऐसे हास्यास्पद अगर असामान्य कुछ स्थिति आ गई है तो सरकार उसे ठीक कर लेगी। इसमें ऐसी क्या बात आ गई? बिल्कुल, आप उसको थ्रो द बेबी विद द टब ऑफ वाटर, इज नॉट लाइक दैट। और यह जो बिना समझे जो बात करते हैं, मुझे लगता है कि इनके मतलब बिल्कुल भी समझ ही नहीं है टैक्सेशन का। इट्स ए कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन, किसी भी टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को, किसी भी देश के, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो लोग समझते हैं, इसीलिए सरकार हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करिए, सब्जेक्टिविटी खत्म करिए। जब सब्जेक्टिविटी खत्म होगी, नहीं लास्ट 10 सेकेंड हो, जब सब्जेक्टिविटी खत्म होगी, ऑब्जेक्टिविटी आएगी, तो प्रोसेसेस में कुछ चीजें असामान्य हो जाती हैं, उन चीजों को सरकार देख के। बिल्कुल वैलिड पॉइंट, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हमारे साथ अंशुल अभिजीत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी। इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो ये स्ट्रक्चर है, जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए किसी भी तरह की आलोचना करने से पहले। दूसरा कि ये एंड प्रोडक्ट जीएसटी टैक्स लगता है, तो जाहिर तौर पे एंड प्रोडक्ट अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं। इन्होंने कार का भी एग्जाम्पल दिया, तो जाहिर तौर पे टैक्स के स्ट्रक्चर ही बदल जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर जीएसटी के किसी भी डिसीजन से लेकर कोई असहमति होती है तो जीएसटी काउंसिल फैसला लेता है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आलोचना के घेरे में क्यों लाया जाता है? जीएसटी काउंसिल में तो कांग्रेस के शासन वाले भी राज रहते हैं, इंडिया अलायंस के भी राज रहते हैं वहाँ पे। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो एक तरह से कांग्रेस ने ही जीएसटी की वकालत की थी और भाजपा ने इसका विरोध किया था। उन इतिहास के पन्ने अगर आप पलटें तो आपको ये दिखाई देगा। हमने जो परिकल्पना की थी, जिस जीएसटी की, ये इसका एक विकृत रूप है। इसको विकृत कर दिया गया है, इसको नष्ट कर दिया गया है, इसको बर्बाद कर दिया गया। और मैं बताता हूं क्यों। इसकी ये जो एक तरह से गुत्थी है, ये और भी उलझ गई है। और यहां पर तो हमने ऐसी परिकल्पना की थी, हमने बताया था कि एक सिंगल मॉडरेट टैक्स होना चाहिए और उसमें कुछ छुड़ाव भी आने चाहिए, जिसमें गरीबों के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। ये हमने कहा था उस वक्त, और अपने संकल्प पत्र में 2024 में हमने ये कहा था कि ये हम हटा देंगे। एक मिनट गोपाल जी, आप बोलने दीजिए, आपको बहुत वक्त। मुझे इसके बाद जरा अपनी बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। गोपाल जी अपनी बात रख लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। नहीं, हमने भी गंभीर विषय है तो सबको अपनी बात रहने यहाँ पर इसमें जो बुनियादी नुक्स हैं, ये जीएसटी नहीं है, ये एक तरह से आतंकवादी एक टैक्स है। इसलिए हम कहते हैं
एक तरह से गब्बर सिंह टैक्स, क्योंकि इसमें बुनियादी नुक्स हैं और इसमें भारी संशोधन होना चाहिए। और मैं बता देता हूं कुछ कारण जिसकी वजह से। सबसे पहले जिस तरह से आपने इसके लागू किया, वो आपको याद है वो दिन जब अंधेरी रात में यहाँ पर एक विशेष सत्र मंगाया गया और जहां से जल्दी से पारित किया गया बिना कंसेंसस के। भाई हमने भी ये कोशिश की थी, लेकिन हमने कहा था कि कंसेंसस बने, हम उस पर सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया। ये तो भाजपा की तासीर है, ये तो उनकी तबीयत है, आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो खामियां हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है और जो सूक्ष्म, जो लघु मध्यम उद्योग हैं, और अच्छी बात है गोपाल जी ने इसका जिक्र किया, ये सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, ये बिल्कुल खत्म हो गए, ये बर्बाद हो गए। क्योंकि पहले जो एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी उन कंपनियों पे लगती थी, छोटी कंपनी, सूक्ष्म कंपनी, जिनका टर्नओवर था 20 लाख से ज्यादा नहीं था, मतलब 1.5 करोड़ से इससे ज्यादा था, उस पे टैक्स लगता था। अब 20 लाख पे ही टैक्स लगने लगा है जीएसटी की वजह से। वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है जिस तरह से टैक्स उन पे लगाया गया। और वैसे भी डीमोनेटाइजेशन के बाद जो एक वार हुआ जीएसटी का, उससे जो छोटे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं वो तो बिल्कुल खत्म हो गए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो लागत लगती है, ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो इतनी मुतासिर हुई, जो खत्म हो गई, जो बर्बाद हो गई, वो दे नहीं पाती थी। उनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट थे उनकी बात कोई लेता नहीं है। बड़े बड़े सीए को एम्प्लॉय करना पड़ता है, बड़े बड़े वकालत। एक मिनट अंशुल जी, मैं उस पे आऊंगा। अंशुल जी, मैं आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं, मैं उस पे आऊंगा। मेरा सवाल अभी जो सवाल ये उठा था कि जिस तरीके से पॉपकॉर्न और सेकेंड हैंड ईवी गाड़ियों को लेकर जो मुद्दा उठा, कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता ने ट्वीट भी किया, जयराम रमेश जी ने और कई और नेताओं ने, तो ये तो जीएसटी काउंसिल के फैसले की आलोचना करना, मतलब आप अपने फैसले की भी आलोचना कर रहे हैं। उसमें तो आप लोग भी बैठे रहते हैं, मतलब आपकी सरकार भी बैठी रहती है। हम तो बार बार आलोचना कर रहे हैं कि ये जो मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर्स है, ये है क्यों? आखिर हमने जो कहा था वो कहा था कि एक सिंगल मॉडरेट, एक सामान्य टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, वही एक सफल जीएसटी हो सकता है। बार बार ये विवादित विषय हुआ क्यों? और एक और विवादित विषय है जिसका जिक्र नहीं किया गया कि ये जो फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो लोकतंत्र, तो इसकी एक तरह से इसी पे हमारी जो प्रणाली है इसी पे आधारित है, वो उस पे भी एक बहुत तरह शक हो गया है क्योंकि ये कॉम्पनसेशन का मामला। लेकिन यहाँ पर सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। आपको पता है कि पहले भी जब हीरो का दाम 1% कर दिया था जीएसटी का, और आटा, दाल, चावल और दही का दाम 5% था, तो लोग कह रहे थे कि भाई हीरो का दाम इतना कम है, जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं वो उतना ज्यादा कैसे? तो ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये आतंकवादी एक टैक्स है जो गरीबों पे और बोझ डालता है और जो सूक्ष्म उद्योग हैं उन पे बहुत ज्यादा जोर डालता है। तो इसमें बुनियादी बहुत सारे नुक्स हैं, इनका तो कोई जिक्र कर नहीं रहा है। और बहुत हाँ, नहीं जिक्र करेंगे, हम लोग इस शो में जिक्र करेंगे अंशुल जी। ये शो हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो बुनियादी दिक्कतें हैं वो करेंगे, क्योंकि एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म आप करने जाते हैं। तो जैसा कि सबसे खास बात ये रही कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने खुद स्वीकार किया कि जब हम रिफॉर्म करते हैं तो कई सारे तकनीकी दिक्कतें आती है, उसको हम दूर करेंगे। और इनके बारे में, पॉपकॉर्न जैसे इशू के बारे में उन्होंने कहा कि वो चीजें सही से नहीं रखेंगे, उसको हम रखेंगे। एक शब्द और आपने गोपाल जी को संक्षिप्त में मैंने आप कॉम्पनसेशन कैसे देंगे? इतनी सारी जो कंपनियां खत्म हो गई आपके टैक्स को लाते हुए, उन्हीं उस आगाज के वक्त में जो खत्म हो गई, अब आस्ते आस्ते ये बढ़ेगा, इस पे संशोधन आएंगे। वो कोई भी टैक्स सिस्टम प्रणाली बिल्कुल उत्तम नहीं होती, उसमें संशोधन हमेशा होते हैं। लेकिन उसका क्या करेंगे जब आप विकृत ही टैक्स लेके आए? उसके पैदाइशी में उसमें नुक्स था, तो क्या करेंगे? आपने ना कोई कंसेंसस, छोटा सा रिएक्शन लूंगा गोपाल कृष्ण जी, रिएक्शन देना। गोपाल कृष्ण जी संक्षिप्त में अपना रिएक्शन रखिएगा, क्योंकि 3 हमारे विशेष मेहमान भी जुड़े हुए शो में, उनको ही बोलने का मौका दिया जाएगा। गोपाल जी। लक्ष्मण जी, मैं 10-15 सेकंड में बता देता हूं। देखिए 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया और उसमें कितने बदलाव हुए हैं, आज कहाँ पहुंचा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की किताब लेके घूमते हैं अपोजिशन वाले, 124 से ऊपर संविधान में संशोधन कर चुके हैं। ये इनने कितने सारे संशोधन किए, हमने तो बहुत कम किए हैं। तो अल्टीमेटली जब भी कोई लॉ बनता है, इवॉल्व होता है। और जीएसटी अपने आप में 2016 में लेके आए थे। वर्ल्ड का इतिहास में आप देखिए, इतनी फास्ट, इतना एफिशिएंट, इतना इफेक्टिव टैक्स
कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर जो हमारा मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इतने बड़े देश में इतना फास्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना जन सुविधा के अनुसार सिंपल किया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिना सोचे जब बात करते कहते हैं एक रेट ले आओ। अब एक रेट का जीएसटी लाने में क्या दिक्कत है? अरे आप असेंशियल आइटम को 0 और 5% में देना चाहते हो, सिन आइटम्स को जो लग्जरी आइटम है उसको 18 करना चाहिए। एक रेट कैसे हो जाएगा? इतनी डाइवर्स देश में अर्थव्यवस्था में लोगों की पोजीशन है, उनकी आर्थिक ये एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि एक रेट तो ये कैसे हो बता जाएगा। दें, गोपाल कृष्ण जी, एक रेट एक अगर मिनट ये आप कहते नहीं, जीएसटी काउंसिल में बोल दे कि भाई आप तो सबको 18% पे लगा दो या सबको 5 कर दो, तो फिर रास्ता भी बताना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि अनाउंस ठीक करते ठीक है। रहे। अंशुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। गोपाल जी एक मिनट, जरा मैं दूसरे वक्ता के पास चलता हूं। मैं आऊंगा अंशुल जी आपके पास। हमारे साथ वेद जैन जी जुड़े हुए हैं। वेद जैन जी जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। वेद जैन जी, ये अभी जो मुद्दा उठा कि एक रेट करना पॉसिबल होगा नहीं, सिंप्लीफाई करना, टैक्स रेट को रेशनलाइज करना एक अलग रास्ता है, लेकिन एक रेट करना संभव नहीं है, तो आपको